सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं महविश अनस और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब। नाज़रीन, हुकूमत भारतीय जासूस कुलभूषण यादव को कौंसलर रसाई और सजा के खिलाफ अपील दायर करने की ऑफर देने के बाद तनकीद की जद में है। अपोजिशन की जानिब से हुकूमत को शदीद तनकीद का सामना है। गुज़िश्ता रोज बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आज़म को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कहा कि जिसे कश्मीर का सफ़ीर बनना था वो एक भारतीय जासूस का वकील बन बैठा है। हुकूमत भारतीय जासूस को NRO दे रही है, जबकि हुकूमत का ये कहना है कि पाकिस्तान आलमी अदालत के तकाजे पूरे कर रहा है। कुलभूषण यादव को नून लीग के दौर में गिरफ्तार किया गया। भारत की जानिब से ये मुकदमा आलमी अदालत ले जाया गया और नून लीग ने इसको कबूल किया। यहाँ पर सवाल उठता है, हुकूमत को तकाजों पर ही पूरा उतरना था तो अपोजिशन को एतमाद में क्यों नहीं लिया? अपोजिशन के शोर शराबे के बाद हुकूमत की जानिब से वजाहती बयानात दिए गए, अपोजिशन को ठंडा करने की कोशिश की गई। हुकूमत ने अपोजिशन से पहले मुशावरत क्यों नहीं की? कुलभूषण को रिलीफ फराहम करने के लिए ऑर्डिनेंस पास किया गया। कुलभूषण को वकील फराहम करवाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया गया। क्या हुकूमत को अंदाजा नहीं था कि अपोजिशन की जानिब से सवालात उठाए जाएंगे, तनकीद की जाएगी? आखिर हुकूमत बैनुल अक़वामी सतह के अहम मामलात पर अपोजिशन से मुशावरत क्यों नहीं कर रही? अपोजिशन की जानिब से तनकीद पर कहा जा रहा है कि अपोजिशन का ये रवैया गैर जिम्मेदाराना है, मगर ये तो मुल्क की सियासत की रिवायत है। माजी में तहरीक इंसाफ की अगर बात की जाए तो नून लीग की हुकूमत पर इसी नौयत के इल्जामात वो लगाती रही है। नवाज शरीफ गद्दार, मोदी का यार, ये जुमले तहरीक इंसाफ के ही हैं। वज़ीर आज़म ने 2 साल पहले अपने एक ट्वीट में कहा था कि मोदी और नवाज शरीफ आपस में मिले हुए हैं। जब भी नवाज शरीफ पर कोई मुसीबत आती तो सरहदों पर तनाव बढ़ता और दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा होता। क्या ये कोई मामूली इल्ज़ाम है? तहरीक इंसाफ का यही रवैया रहा है, हम करें तो ठीक, दूसरे करें तो गलत। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी 2 साल हुकूमत में सिर्फ यू टर्न पर यू टर्न लिए हैं। नया पाकिस्तान बनाने के वादे, 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर देने के बड़े बड़े दावे ही रह गए। मईशत तबाह, महंगाई बेकाबू, डॉलर महंगा, ये वो तमाम तोहफे हैं जो अवाम को नए पाकिस्तान में दिए गए। इन्हीं तमाम तर मौज़ूआत के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और आपको अपना पहला क्लिप दिखाते हैं। वज़ीर आज़म पहले भी वुज़रा और महकमों को तंबीह कर चुके हैं और इतलात यहाँ तक हैं कि वो हर ब्रीफिंग को नोट भी करते हैं। लेकिन लगारी साहब, फिर वसीम अकरम प्लस हुकूमत की कारकर्दगी क्या वज़ीर आज़म को नज़र नहीं आती? अब वसीम अकरम को जाना चाहिए कोर्ट में कि मेरा नाम इस्तेमाल न किया जाए, और उस्मान बुज़दार के लिए तो बिल्कुल ना किया जाए कि जिनकी कारकर्दगी ऐसी हो। वसीम अकरम का कैरियर दाव पर लगा हुआ है और उन्होंने एक शानदार अपना एक दौर गुजारा है और पाकिस्तान के कप्तान के तौर पर उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। और अगर ये वसीम अकरम प्लस हैं तो फिर इमरान खान प्लस कौन है, ये भी बताया जाए हमें और कौम को एतमाद में लिया जाए। ये तरीक़ाकार है कि जनाब गाड़ियाँ खरीदी जा रही हैं 50 और गाड़ियाँ वो खरीद रहे हैं जिनने भैंसें बेच दी थी। भैंसें बेचने वालों ने गाड़ियाँ खरीदनी और कह रहे थे कि जनाब हमने गाड़ियाँ भी बेच दी हैं। वो गाड़ियाँ भी बेची गई थी। तो भाई यार वही गाड़ियाँ रहने देते। अगर आपने गाड़ियाँ ही अच्छी लगती हैं और नई गाड़ियाँ चाहिए तो वो गाड़ियाँ जो गाड़ियाँ चाहिए उनको खेतों में लेके जाना, तो खेतों के लिए रोक डालना है किसानों को। देखो हम कैसी गाड़ियों में आए, उधर हाथ नहीं लगाना, इसको मैली हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, हमारी गाड़ी के करीब नहीं आना। इधर धूल जो है वो तुम्हारे मुकद्दर में है और धूल ही लेते रहो और धुआं भी आएगा तुम्हारी मुकद्दर में और उसके अलावा कुछ नहीं आएगा, तुम्हें मिलेगा कुछ नहीं। देहात में जाना होता है इन लोगों ने तो इतनी बड़ी गाड़ियों में बैठ कर जाना होता है, क्या बताना होता है। गाड़ियाँ, छोटी गाड़ियाँ देहात वाले नहीं आने देते हैं। अगर छोटी गाड़ियों में जाएँ तो उसमें कौन सा फ़र्क पड़ जाता है। असल में ये सारे का सारा काम हो रहा है। अगर नवाज शरीफ के दौर में पकड़ा गया कुलभूषण को तो ये उसके छुड़वाने के लिए बेताब हैं और पहले उनने गाड़ियाँ ली हुई थी, उनने गाड़ियाँ बेच दी, भैंसें तक बेच दी थी, अब नई गाड़ियाँ खरीदी जा रही हैं। ये एक ऐसी हुकूमत आई है कि जो बात बात पर यू टर्न लेती है और आदि है यू टर्न लेने की। हम ये करेंगे, नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, हाँ जी करेंगे। ये है उनका तरीक़ाकार और वही करते हैं जो इनका मन चाहता है। जो ऐलान करते हैं उस ऐलान को एक ज़माने में जब ज़ियाउल हक हुक्मरान थे तो उनका होता था ओहदा CMLA, चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर, तो उसका मतलब लोगों ने ये निकाला था कैंसल माई लास्ट अनाउंसमेंट।
तो कैंसल में लास्ट अनाउंसमेंट है, ये भी इसी तरह के CMLA हैं, कैंसल में लास्ट अनाउंसमेंट, ये आज कहते हैं जो मैंने पहले ऐलान किया था उसको मिटा दें। लेकिन लगाई साहब, कोरोना की वजह से पंजाब में जो तरक्याती फंड्स हैं वो तो जारी नहीं किए गए, लेकिन खान साहब को बुज़दार साहब की क़यादत में सब सही किस तरह दिखाई देता है? देखें, जिसको पिया चाहे उसको सब चाहें, ऐसा नहीं है, वो तो उनके मन को भाया हुआ है, इसलिए वो उनको बहुत चाहते हैं और बहुत दिल से चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने उसको देखे कैसे कैसे लोगों की कुर्बानी देकर, कैसे कैसे लोगों को एक तरफ हटाकर। शाह महमूद कुरैशी नहीं बने वज़ीर आला, जहांगीर तरीन नहीं बन सके वज़ीर आला, उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने, अच्छा मियां असलम इकबाल नहीं बन सके, अलीम खान नहीं बन सके, यास्मीन राशिद नहीं बन सकी, महमूद रशीद नहीं बन सके, और खुसरो बख्तियार के भाई हाशिम जमा बख्त नहीं बन सके, कोई और नहीं बन सका। उनने जाकर डेरा गाजी खान में एक कोने में, हमारा बिल्कुल दिल है, जिगर है, हमारी जान है वो जगह, वो इलाका, वो भारतीय जहाँ के ये रहने वाले हैं, वो हमारा घर है, लेकिन वहाँ से जाकर चुना है कि जनाब ये ले आए, हमारे लिए बिल्कुल नादिर नमूना मार्केट में हाजिर है, जिसका नाम है जनाब उस्मान बुज़दार। तो देखें, आप भी देखें, दुनिया भी देखें। कुलभूषण यादव बात कर लेते हैं। नवाज शरीफ दौर में कुलभूषण को सजाए मौत पर फैसला आलमी अदालत में चैलेंज किया गया, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि अपोजिशन की जानिब से बहुत ज़्यादा एहतजाज किया जा रहा है इस सारे मामले के ऊपर। आखिर अपोजिशन सोचती क्या है, ख्वाजा आसिफ साहब की ज़ुबानी सुन लेते हैं। नाज़रीन, नवाज शरीफ के दौर में जब कुलभूषण यादव को सजाए मौत का हुक्म दिया गया तो उसके बाद इस फैसले को आलमी अदालत में चैलेंज किया गया और पाकिस्तान को आलमी कवानीन के मुताबिक ही चलना पड़ा। तो लगारी साहब, अब अपोजिशन जिस तरह से एहतजाज कर रही है, उनका ये एहतजाज किस हद तक दुरुस्त है? इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट का क्या कसूर है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट चोरी छुपे क्यों कर रही है? छप्पर के नीचे छुप कर क्यों कर रही है? अपोजिशन को और पाकिस्तान के लोगों को एतमाद में क्यों नहीं रही है? जब हाउस चल रहा है, जब ऐवान की मीटिंग हो रही है, जब कौमी असम्बली का इजलास हो रहा है, जब पार्लियामेंट मौजूद है और पार्लियामेंट के फंक्शनल है, और तब उस वक्त क्यों आप उस वक्त तो कर ही नहीं सकते ना। आप कोई भी ऑर्डिनेंस जारी कर ही नहीं सकते जब कौमी असम्बली की मीटिंग हो रही हो, कौमी असम्बली का इजलास हो रहा हो, आप कर नहीं सकते। तो कैसे आपने कर लिया ये? और ये कौन सा तरीका है आपका कि इस तरह से और अपोजिशन से छुप कर आपने पार्लियामेंट का रास्ता नहीं देखा, पार्लियामेंट की तरफ गए नहीं, कौमी असम्बली में गए नहीं, आप सेनेट में गए नहीं, कानून बनाया नहीं, कानून बना जबकि वो मौजूद था। आइन के अंदर ये लाजमी शर्त है कि अगर कौमी असम्बली का इजलास हो रहा हो तो आप ऑर्डिनेंस जारी नहीं कर सकते। तो फिर कैसे आपने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया? देखें, तब मोदी का यार कौन है कौन नहीं है मुझे नहीं मालूम कि नवाज शरीफ ने इंतखाबी मुहिम चलाई थी या नहीं चलाई थी। इमरान खान ने तो उनकी इंतखाबी मुहिम चलाई थी। अगर मोदी आ गए और मोदी आ जाएंगे तो फिर कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। लीजिए, हल हो गया। ये थे जो उनकी कंपेन कर रहे थे और इंडियन वोटर्स को कह रहे थे कि जनाब आप इनको वोट दो, और उसका नतीजा ये निकला है कि हमारे गले में एक फंदा पड़ा हुआ है। हमारे लोग जो है पिछले एक साल होने वाला है, चंद रोज के बाद, 10 दिन के बाद 1 साल हो जाएगा, लोग लॉकडाउन में। दुनिया ने अभी एक लॉकडाउन देखा है, लोग चीख पड़े थे, हम लोग चीख पड़े थे, यार ये कौन सा लॉकडाउन है, लोग चीख पड़े थे। और जो लोग 1 साल से लॉकडाउन में, उनके बारे में ही सोचते हो। एक लम्हे के लिए घर से बाहर निकलता है एक शख्स 65 साल की उम्र का, उसको गोली मार देते हैं, उसके नवासे के सामने गोली मार देते हैं। उस तरफ आपका ख्याल नहीं जाता है। आपको यह तो याद था कि मोदी आ गया तो कश्मीर का मसला हल होगा। आप किस मुंह से ये कह रहे थे और आप किस तरह से ये चल रहे हैं? और लोग क्यों आप अंधेरे में रख रहे हैं पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान की कौम को, पाकिस्तान की अपोजिशन को, पाकिस्तान की पार्लियामेंट को, कौमी असम्बली को क्यों अंधेरे में रख रहे हैं? अंधेरे में रखना यही तो वजह है कि लोग चीख रहे हैं। चलें, ये गलती तो है हुकूमत की कि अपोजिशन को एतमाद में नहीं लिया, लेकिन लगारी साहब, अगर आलमी अदालत इंसाफ का हुक्म नहीं मानते ही है हमारी गवर्नमेंट, तो ऑप्शन क्या रह जाता है? देखिए, बात यह है कि कौमों को आबरूमंदाना फैसले करने होते हैं। कोई इज्जत भी कुछ चीज होती है। अगर आपको आलमी इदारे ये कहें कि जनाब आप अपने मुल्क में आकर लोगों को मारने वाले, जासूसी करने वाले, बदमाशी करने वाले इस तरह के आदमी को छोड़ दें, तो क्या आप छोड़ देंगे? क्या आप नाक रगड़ते हुए कहेंगे कि जी हमने जो गलत किया था, गलत किया था, अब ले जाओ अपने आदमी को, और आप हार फूल पहनाकर कुलभूषण को उनके हवाले कर देंगे? ये तो नहीं हो सकता। कौमी बुनियादों पर स्टैंड लेना, सारे के सारे इदारे एक साथ हो जाएं और कहें कि ना हमारी कौमी गैरत का मसला है, जाए अपना जो करना है आलमी अदालत ने। हम आलमी अदालत की बात क्यों माने? हमारे यहाँ ट्रायल हो चुका है, उसके ऊपर कोर्ट मार्शल हुआ है। क्या या तो ये कहो कि हमारा कोर्ट मार्शल गलत था, या ये कहो कि कोर्ट मार्शल किया था जिस अदालत ने वो गलत फैसला किया था।
या आप मान लो, सारा कुछ मान कर और फिर कहो दुनिया को ले जाएं जी आप कलभूषण को। ये कौन सा तरीका है कि आप कौम को धोखे में रखकर इस तरह का रास्ता अख्तियार करें? बिल्कुल सही है। नाज़रीन, इसी सारे नवाज शरीफ साहब पर माजी में क्या इल्जामात लगते रहे वो भी आपको क्लिप में दिखाते हैं। क्लिप तो आपने देख लिया। लगारी साहब, क्या वाकई ऐसा है कि इस ऑर्डिनेंस से कुलभूषण यादव को एनआरओ मिल जाएगा? बिल्कुल ऐसा हो सकता है। मैं नहीं कहता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये मलबा कोर्ट के ऊपर डालना है कि जी कोर्ट ने रिलीज किया, हम क्या करें, हम तो मजबूर थे, हम तो बेबस थे, कोर्ट ने कर दिया। और कोर्ट में ये कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, कोर्ट में जाकर ये सही प्रोसिक्यूशन नहीं करेंगे, कोर्ट में जाकर ये केस नहीं लड़ेंगे, हाथ बांध कर खड़े हो जाएंगे और कोर्ट के सामने एक ही रास्ता छोड़ेंगे, जनाब आप इसको शक का फायदा देकर ब्री कर दीजिए ताकि हम इसको चार्टर जहाज में बिठाकर भेज सकें। ये एक तरीक़ाकार होगा। और फिर सारी दुनिया, हम लोग जो है वो कोर्ट के बारे में सवाल करते रहेंगे कि जनाब ये तो कोर्ट ने फैसला कर लिया था, वरना हुकूमत तो ऐसा करने वाली नहीं थी। ये मलबा कोर्ट पर मैं आज बात ये कर रहा हूँ और मैं ये बात रिकॉर्ड के लिए कर रहा हूँ ताकि रिकॉर्ड में रहे और लोग इसको बात को फिर निकाल कर देखें कि मैंने क्या कहा था। मैं ये कह रहा हूँ कि हुकूमत ये सारे का सारा मलबा कोर्ट पर डालना चाहती है। अगर कोर्ट की तरफ से ये फैसला आ गया कि जनाब यहाँ पर जो है ये साबित नहीं किया जा सका कि ये जासूस है, साबित नहीं किया जा सका कि ये पाकिस्तान में पकड़ा गया, और अगर कोई और मामला हुआ या किसी और तरीके से उस केस में वो बरी हो गया, तो किस पर जाएगा बात तो कोर्ट पर जाएगी। देखें जनाब, फौजी अदालत ने तो सज़ा दे दी थी, कोर्ट मार्शल में सज़ा हो गई थी और उसमें तो बिल्कुल सज़ा पर हो गया था। लेकिन क्या करें जनाब, यहाँ पर सिविलियन कोर्ट ने उसको रिहा कर दिया। अब सिविलियन कोर्ट जाने और उसका काम सुपीरियर जुडिशरी है। और हमें पता है कि बहुत ही काबिल एहतराम पाकिस्तान की तमाम हाई कोर्ट्स और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट इंतहाई काबिल एहतराम है और उनके जजमेंट्स पर ऐसा नहीं है क्योंकि बड़े सवालात उठे हों। लेकिन आप कैसे सवाल उठाएंगे अगर ये कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला की कोर्ट में अगर ये मामला जाता है, तो क्या हम ये उठाएंगे उनके बारे में सवाल? हम उनकी लॉयल्टी पर शक कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि जस्टिस अतर मिनल्ला किसी दुश्मन को ऐसे रिलीज दे देंगे, लेकिन रिलीफ देंगे। लेकिन मसला क्या है कि ये हुकूमत अगर प्रोसिक्यूशन नहीं करेगी तो फिर क्या होगा? एक ही रास्ता होगा, जनाब ब्री कर दें आप, कोर्ट तो मेरिट पर फैसला करें। बिल्कुल ऐसा है। नाज़रीन, अपने अगले क्लिप की जानिब बढ़ेंगे। ख्वाजा केस में नैब के लिए अदालती रिमार्क्स काफी सख्त थे। क्या रिमार्क्स दिए अदालत की जानिब से, आपको क्लिप में दिखाते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। ख्वाजा बरादरान केस में नैब की जानिब से जो अदालती रिमार्क्स थे वो खासे सख्त थे। लेकिन लगाई साहब, क्या रिमार्क्स इतने सख्त थे कि नैब के जो चेयरमैन है उनको इस्तीफा दे देना चाहिए? बिल्कुल, मैं कहता हूँ तारीख में सुनहरी अल्फाज से लिखे जाएंगे वो रिमार्क्स जो जस्टिस मकबूल बाकर ने दिए हैं, तारीख में लिखे जाएंगे। और तारीख में, हमारी अदलिया की तारीख में इंतहाई मोतबर अंदाज में और इंतहाई ऐसे जचे तुले अंदाज में उन्होंने इसका नैब का कच्चा चट्टा खोला है कि इस तरह से हम लोग बात करते हुए भी सोचते थे कि जनाब हम कैसे इसको एक्सप्लेन करें। मेरे ख्याल में हमारी ये मुश्किल उन तमाम सिविल सोसाइटी के लोगों की और जो जितने भी लोग हैं जो जानते हैं इस सूरत हाल को कि इसकी कारकर्दगी और नाहिली जो है नैब की, उसने पाकिस्तान को कितने बड़े बहरानों से दो चार किया है, इसको वाजे किया है जस्टिस मकबूल बाकर ने और सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट के इंतहाई काबिल एहतराम जज ने आबरू रखी है तमाम इंसाफ के इदारों की और तमाम अदलिया की, और उन्होंने एक ऐसी जजमेंट दी है जिसने इस इदारे की और ख़ास तौर पर इस इदारे से वाबस्ता लोगों की पूरी जो उनकी हकीकत है वो बयान कर दी है। और जिस तरह से नैब के चेयरमैन तीन स्टैंड बदलते हैं, कभी कहते हैं कि हम इसलिए एहतसाब नहीं करते कि हुकूमत गिर जाएगी, कभी कहते हैं कि हम पहले अपोजिशन का कर लें फिर हुकूमत का कर भी, कभी कहते हैं कि जनाब हमने जो है वो तैयार कर रखे हैं, देखिए कि बस अब ये आ रहा है BRT, ये आ रहा है मालम जब्बा, ये आ रहा है पुराना, और फिर उसके बाद खामोशी छा जाती है। मेरे ख्याल में तारीख ने ऐसा महोत्सव नहीं देखा है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात हैं, ना ऐसा महोत्सव देखा है, ना ऐसा एहतसाब करने वाला देखा है, ना ऐसी हुकूमत देखी है जो एहतसाब की ओनरशिप भी लेती है और अपनी मूँछों पर ताव देकर अपना उसका फख्र भी करती है, और जिसके वज़रा जो हैं वो हाँपते कांपते प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते रहते हैं। ये सारे का सारा एक फ्रॉड था जिसे जस्टिस मकबूल बाकर ने हम सलाम करते हैं और उन्होंने जो है हमें हमारी आबरू रखी है। ठीक है, ब्रेक की जानिब बढ़ना है और जब हम वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे। नैब की जानिब से कहा गया है कि 30 दिन में करप्शन केसेस का फैसला मुमकिन नहीं है। इस सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। आपको बताएं कि चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने करप्शन के मुकदमात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब जमा करा दिया है और उनका ये कहना है कि 30 दिन में करप्शन केस का फैसला मुमकिन नहीं है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा निहाल हाशमी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया निहाल हाशमी साहब आपके वक्त का। निहाल हाशमी साहब, चेयरमैन नैब की जानिब से कहा गया है कि 30 दिन में फैसला मुमकिन नहीं है क्योंकि जो मौजूदा एहतसाब अदालतें हैं उन पर इतना ज़्यादा मुकदमात का बोझ है कि ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता। आप क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। और उसके बाद मैं कहूँगा सुप्रीम कोर्ट में जो जवाब दाखिल किया है चेयरमैन नैब ने, उन्होंने फिर यहाँ पे 2 नंबरी की है। सुप्रीम कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन है उसमें ये बात नहीं हुई है सिर्फ के जनाब 120 अदालतें होनी चाहिए और 30 दिन में मुकदमात ख़त्म होने चाहिए। उसमें जो बात बुनियादी की गई है वो ये है कि आप किसी को भी अपने जो खुद इख्तियार आपको दिया गया है उसके तहत आप किसी को गिरफ्तार कर लेते हैं, उसकी पगड़ी उछाली जाती है मीडिया में, उसको और उसके फैमिली को हरासा किया जाता है, रुस्वा किया जाता है। तो आपकी जो डिस्क्रिशनरी पावर है उसको आप मिसयूज कर रहे हैं। नंबर 1, जब आपके पास नहीं होती या आपके पास एविडेंस या आपकी कैपेसिटी नहीं होती है तो आप सालों किसी को अंदर रखते हैं और उसका प्रचार करते हैं, उसको डिक्लेयर करते हैं कि ही इज ए क्रिमिनल, जबकि कानून ये करता है इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी बियॉन्ड एनी रीजनेबल डाउट। तो ये इसके बात नहीं की कि आप जो गिरफ्तार करते हैं अपनी डिस्क्रिशनरी पावर को मिसयूज करते हैं, आप जो शवाहिद के बगैर गिरफ्तार करते हैं और आप जो खास करके अपोजिशन के लोगों को विक्टिमाइज करते हैं, आपकी जो कैपेसिटी है प्रोसिक्यूशन की वो बहुत ही कमज़ोर है, आपकी जो मुशाहिदात हैं वो बहुत ही कमज़ोर हैं, आपकी इन्वेस्टिगेशन बहुत ही कमज़ोर है। इसमें जजों की कमी की बात नहीं होती, जज तो उसी बात का फैसला देंगे, अदालतें उसी बात का फैसला देंगी जो शवाहिद के साथ जिसमें मुल्ज़िम प्रेसिडेंट है उसको अगर आप उसमें साबित कर पाते हैं। ये सिर्फ गिरफ्तार कर लेते हैं, साबित नहीं करते। और हमारा आइन इसको कहता है कि किसी आदमी को भी आप 24 घंटे से ज़्यादा अंदर नहीं रख सकते। उसका फंडामेंटल राइट है, एक लफ्ज़ है लिबर्टी, और उस लिबर्टी को आप किसी के भी लिबर्टी को कर्टल, पूरी दुनिया में जो लोग आज़ादी की जंग लड़ते हैं, इनफरादी हो या इज्तमाई हो या माशरती हो या कोई मुल्क हो, वो अपनी फ्रीडम फाइटर्स कहते हैं कि जो अपनी आज़ादी की जंग लड़ते हैं। तो अगर यूनाइटेड नेशन के चार्टर में, तमाम अखलाकियात में, हमारे आइन ने अगर एक आदमी को देता है कि वो अपनी आज़ादी की जंग लड़ सके और विदाउट एनी रीजनेबल डाउट आप किसी को उठा के बंद करते हैं, तो ये बात उनको बतानी थी अपनी बदनीयती की। अच्छा होता कि वो अपना इस्तीफा पेश कर देते और कहते कि मैं अपने टेन्योर में अपने मनसब से इंसाफ नहीं कर सका, मैं सही चार्ज नहीं कर सका अपनी ड्यूटीज़ को, मैं अपने मनसब के साथ जो मैं हलफ लिया था वो नहीं कर सका, बल्कि मैं टारगेटेड काम करता रहा हूँ। तो ये अगर वो जमा करते तो और ये इदारे को वंस फॉर ऑल बंद हो जाना चाहिए। इस इदारे से पाकिस्तान के माशरत पे, अदालती निज़ाम पे एक सवालिया निशान बन गया है। इस इदारे की वजह से पाकिस्तान की मईशत एक सवालिया निशान बन गई है। इस इदारे की वजह से पाकिस्तान की जगहसाई हुई है। इंटरनेशनल ऑब्जर्वर, खा वो यूरोपियन यूनियन हो, अमेरिकन थिंक टैंक्स हो या कोई हो, पाकिस्तान के मौजूदा पूरे अदालती निज़ाम को फिर क्वेश्चन करते हैं सिर्फ इस एक इदारे की वजह से। और ये मतलकुल अनान बन जाते हैं। ये हर शख्स अपने जगह पे एक बड़ा डिक्टेटर होता है, एक फिरौन बना हुआ होता है और लोगों के साथ जो मिसट्रीट करते हैं। आपको पता है जो इनकी डिटेंशन सेंटर्स है वहाँ पे हर कमरे में इन्होंने सीसी टेलीविजन लगाया हुआ है। एक आदमी आपकी कैद में, उसकी प्राइवेसी को आप वहाँ भी डिस्टर्ब करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि चेयरमैन नैब को चाहिए था कि वो आके एक जेंटलमैन तरीके से कहते आप एलिगेशंस हैं, मैं फेल टू डिस्चार्ज माई ड्यूटीज एंड आई देयरफॉर आई रिजाइन। मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया, वो अपने ओहदे से चिमटे हुए हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि इदारे के लिए भी बेहतर नहीं है। और जो अदालतों ने ऑब्जर्वेशन दी है उसके भी उन्होंने पास नहीं रखा। जी मेरा ख्याल है कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं निहाल हाशमी साहब, इसलिए कि मुहतसिब जो पाकिस्तान के इस वक्त हैं उन्होंने
सियासत का मैदान बना दिया है अपने इदारे को, और वो एक खिलाड़ी के तौर पर खेल रहे हैं। पाकिस्तान की पूरी अपोजिशन को उन्होंने साइड लाइन कर दिया है, पूरी अपोजिशन के एक एक केस में। जो उसके बाद जो ऑब्जर्वेशंस आई हैं, क्या उनका फ़र्ज़ नहीं बनता है, जब नवाज शरीफ केस में, शहबाज शरीफ केस में जब ऑब्जर्वेशन आई थी कोर्ट की, केस के अंदर क्या चीज़ रखी हुई है, उन्हें उसी वक्त रिज़ाइन कर देना चाहिए था। बहुत से और मौक़े हैं कि जब उन्हें रिज़ाइन कर देना चाहिए था। लेकिन लगारी साहब, अभी हुकूमत, ये जो सुप्रीम कोर्ट है, उसकी जानिब से जो रिमार्क्स दिए गए वो काफ़ी सख्त रिमार्क्स दिए गए हैं नैब के बारे में। उसके बाद हमने देखा है कि हुकूमत ने एक 24 रुकनी कमेटी बनाई है जो कि नैब कवानीन जो कमेटी बनाई है, और उसके लिए जो इन्होंने गवर्नमेंट ने मुसवदा तैयार किया है, वो तो और अजाब है, वो तो एक और मुसीबत पाकिस्तान के लिए ला रहे हैं कि जनाब सिर्फ वो लोग जो अवामी ओहदा रखते हैं उनका एहतसाब होगा। यानी ब्यूरोक्रेसी साफ कर दी गई, तमाम लोगों को साफ कर दिया गया। ताजिर, सनतकार, कारोबारी लोग, सनतकार, ये सारे के सारे एक तरफ, ये सारे पारसा हो गए, ब्यूरोक्रेट सारे पारसा हो गए, तमाम इदारों में बैठे लोग पारसा हो गए, चोर हो गए वो सियासतदान जो सियासत करते हैं, और कभी एक किसी पर आप साबित कुछ भी नहीं कर सकते हैं, और जाते हैं कि जनाब हमने सियासत को रुसवा करना है। पाकिस्तान का मसला ये है कि पाकिस्तान में सियासत को रुसवा कर दिया गया, और इदारों ने किया है, इन लोगों ने किया है जो एहतसाब के नाम पर डंडे उठाकर आ जाते हैं और कहते हैं कि हम एहतसाब करेंगे। एहतसाब नहीं होता, इंतकाम होता है। रुसवा करते हैं, उनको बदनाम करते हैं, उनकी तौकीर खराब करते हैं। और बाज़ सतह पर ऐसा होता है कि मीडिया हरकारे के तौर पर काम करता है उनके साथ, और लोगों की पगड़ियां उछालते हैं, लोगों की इज्जतें खराब। कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप लोगों की शोहरत को बदनाम करते हैं, लोगों की इज्जत खराब करते हैं, लोगों के नाम बुरा करते हैं और बुरा बनाकर सोसाइटी में पेश करते हैं। यह तरीका होता है एहतसाब करने वालों का। एहतसाब कर रहे हैं ये सिर्फ उन लोगों का जो अवाम के वोट लेकर आते हैं और असम्बली में बैठते हैं। आपको चोरों को पकड़ना है तो पकड़े ना, चोर सिर्फ सियासतदानों में होते हैं, बताएं, ब्यूरोक्रेसी में वो नहीं होते और इदारों में नहीं होते हैं। क्या ऐसा नहीं होता है कि कौन सा सिस्टम है जो जाकर सारी सूरत हाल को चेक करेगा? ठीक है, मतलब और बहुत से इदारे हैं, बहुत से मुकद्दस लोग हैं जिनका हिसाब होना चाहिए। कौन करेगा हिसाब? और ये कह रहे हैं कि नहीं, जो तजवीज आई है वो इतनी नाकारा तजवीज है कि जिसको कोई देख भी नहीं सकता है। सही है, बिल्कुल। नाज़रीन, एक और अहम मामले की बात कर लेते हैं। ईद तो करीब आ रही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि महंगाई में बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया गया है। सब्ज मसाला जात, लहसुन, अदरक, टमाटर, प्याज, हर चीज़ की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। निहाल हाशमी साहब, ये जो महंगाई का एक तूफान आ रहा है, अवाम के लिए तो शदीद मुश्किलात हैं, और हमने देखा है जो भी गवर्नमेंट होती है, जो भी गवर्नमेंट आती है, महंगाई का इसी तरह से एक तूफान लेकर आती है। लेकिन अब जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? मैं ये समझता हूँ कि ये एक सोचे समझे मंसूबे के तहत किया जा रहा है, ताकि लोगों को दाल रोटी में और बिजली के बिल में, गैस के बिल में इतना उलझा दो कि वो अपने बुनियादी हुकूक, जमहूरियत, आइन, कानून, पार्लियामेंट, सियासत के बारे में सोच ना सके। वो जब भी सर उठाएं, उनको रोटी, उनको दाल, उनको प्याज, उनको सब्जी, उनको आलू, उनको मछली, उनको बिजली का बिल, उनको गैस का बिल याद आता रहे। और हम तरीके से सुकून से पाकिस्तान में जो डिजाइन बाहर से लेके आए हैं मंसूबा कि यहाँ पे लोगों को रियासत से मायूस किया जाए, पाकिस्तान से मायूस किया जाए, और वो अपने जो हुब्बुल वतनी है, अपने मुल्क की जो खिदमत है, अपने मुल्क में जो कमिटमेंट है, उससे दूर हो जाए और उनकी सिर्फ कमिटमेंट रोटी दाल तक रह जाए, बिल और गैस के और बिजली के बिल तक रह जाए, वो नाने शबीना को तरस जाए। अब जब किसी को रोटी ना हो तो फिर उसको बुनियादी हुकूक याद नहीं रहता, उसको जमहूरियत और उसको सियासत याद नहीं रहती। मैं अभी नैब की भी बात कर रहा था कि देखें, जैसे फरियाल तालपुर साहबा को हॉस्पिटल से रात के तारीखी में लेके गए, मरीज लेके गए, तो ये एक सारा डिजाइन है लोगों को मिलाइन करने का, बेइज्जत करने का, उनको तंग करने का। और फिर जब से कोविड में और इस हुकूमत में माईशत बिल्कुल नीचे पे जा चुकी है, 80 लाख लोग बेरोजगार हो गए। इससे क्या होगा? जराइम फरोग पाएगा, जो बेरोजगार है क्रिमिनल एक्ट के तरफ रागिब होंगे, तो ये माशरा अपनी तबाही की तरफ चला जाएगा, इखलाकी पस्ती की तरफ चला जाएगा, लाखुनियत होने लगेगी। तो ये बड़ा डिजाइन है और ये गवर्नमेंट इमरान खान साहब इस पे जिम्मेदार है। अभी 2 महीना पहले गंदम का फसल हुआ है, अभी चंद रोज पहले हमारे यहाँ दीगर सब्जियों की फसलें हुई हैं। उसके बावजूद अगर महंगाई का रोना रोया जा रहा है तो ये माफिया हुकूमत चला रही है, माफिया हुकूमत को चला रही है।
बिल्कुल ऐसा है, और अवाम ही हैं जो कि सिर्फ पिसते हैं। निहाल हाशमी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, हमें बढ़ना है ब्रेक से। जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे शहर कायद की, जहां पर मूसलाधार बारिश हुई है और बारिश होने के बाद पूरे शहर का सिस्टम हमेशा की तरह दरहम बरहम हो गया है। इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बादलों की घन गरज और तेज़ बारिश। शहर कायद कराची में आज मूसलाधार बारिश हुई और उसके बाद वही बात के सड़कों पर लंबी लंबी कतारें लग गईं, पानी जमा हो गया, मोटरसाइकिलें डूब गईं, गाड़ियां डूब गईं। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो निज़ाम है वो उसी तरह से दरहम बरहम रहा और किसी ने कोई नोटिस नहीं दिया। लगारी साहब, पिछले हफ्ते बारिश हुई थी, उस वक्त भी हमने बात की थी कि सारा जो सिस्टम है वो तबाह हो जाता है, लेकिन कुछ नहीं होता। हमारे बोलने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, सारी चीजें नजर आ रही होती है, उसके बावजूद कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 4 किलोमीटर के फासले पर रहते हैं, आपको कितनी देर लगी यहाँ पहुँचने में? मुझे कोई 45 मिनट्स लगे हैं, हालांकि मैं बहुत करीब रहती हूँ यहाँ पहुँचने में। जी, जाहिर है। और रास्ते मेरी आधी गाड़ी डूबी हुई थी पानी में। रास्ते अच्छे हैं, उसके बावजूद मसला ये है कि डिफेंस के रास्ते तो हम समझते हैं कि डिफेंस के रास्ते हैं तो अच्छे ही रास्ते होंगे, तो डिफेंस के रास्ते अच्छे हैं तो यहाँ तक पहुँचने में ये सूरत हाल है। पूरे शहर का आप हाल देखें, इसमें न्यू कराची का क्या हाल है, नाज़िमाबाद का क्या हाल है, वहाँ की कच्चियों का आबादियों का क्या हाल है, नाज़िमाबाद का क्या हाल है, लियाकताबाद का क्या हाल है, कुरंगी का क्या हाल है, लांडी का क्या हाल है, मलीर का क्या हाल है, शहर का शाह फैसल कॉलोनी का क्या हाल है, बल्दिया टाउन का क्या हाल है, औरंगी टाउन का क्या हाल है, वहाँ की जो दूसरी आबादियाँ हैं, आफरीदी कॉलोनी है, सईदाबाद है, मुख्तलिफ आबादियाँ हैं, पीराबाद है और पहाड़गंज का इलाका है और खलीलाबाद है, बिलालाबाद है, नुसरत भुट्टो कॉलोनी है, गरीबाबाद है। तमाम इलाकों का आप जाकर देखें तो सही ये क्या हाल है। वहाँ पर लोग कच्ची आबादियों में बहुत ज़्यादा पानी भर गया है और लोग बहुत बुरे तरीके से खदशात ये हैं। जो अभी हुआ है, ये कुरंगी में वाक़या हुआ है, वीटा चुरंगी के करीब, बच्ची देखते ही देखते पानी में गिर गई, मिल नहीं रही है बच्ची। ये सूरत हाल हुई है बारिश में। मैं आपको सिर्फ एक बात बताता हूँ। एक दफ़ा मैं कोलंबो में था, श्रीलंका में, और मैं जाकर शाम को 8 बजे, रात को 8 बजे जाकर बैठा लॉबी में और बारिश शुरू हो गई। मैं बारिश देखता रहा, देखते 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 सुबह के 5 बज गए। मैं बैठा रहा, मैंने कहा यार आज तो श्रीलंका डूब गया है और कोलंबो डूब गया, अब कोलंबो में तो कोई रास्ता ही नहीं मिलेगा और अखबार भरा हुआ होगा। मैं जाकर थोड़ी देर के लिए सोया, सुबह उठा, फिर मैंने देखा अखबार में एक सिंगल कॉलमी खबर भी नहीं थी कि जनाब कोई वाक़या हुआ है, यहाँ बारिश हुई है। बारिश की तो खबर ही नहीं थी और बाहर निकले तो कोई सड़कें बिल्कुल ठीक ठाक थी, हर चीज़ ठीक है। वो भी एक थर्ड वर्ल्ड का मुल्क है, हमसे कम तरक्की याफ्ता मुल्क है, हमसे उसका GDP भी अब तो खैर बहुत होगा। हम तो अपनी मैशत सुधारने वालों के हाथ में फंसे हुए हैं। जो लोग हमारी मैशत सुधारने आए थे उन्होंने हमारा गला घोंटा हुआ है। लेकिन श्रीलंका जो है वो इतना आगे चला गया है। श्रीलंका में हाई राइजेस भी हमसे ज़्यादा बन गई हैं और बड़ी बन गई। अब तक हम श्रीलंका की हद तक नहीं पहुँच सके। ये सूरत हाल है। हम बहुत बुरे हालात में फंसे हुए हैं और हम सिर्फ एक बात जानते हैं कि सियासतदानों का गला पकड़ लो, लेकिन क्या इदारों से कोई पूछता है? ये अनीस कायम खानी साहब ने ठीक कहा, सूबाई हुकूमत, शहरी हुकूमत, वफाकी हुकूमत, तमाम हुकूमतों की जिम्मेदारी है कि वो इस शहर की ओनरशिप लें और उसकी कोई तो हो जो इसका ओनरशिप ले। नाले बाहर उबल पड़ते हैं, गटरों का पानी मिक्स हो जाता है, उसके बाद वो पानी काफी दिन तक खड़ा आप फिर ये देखें कि जनाब करंट उसमें आ जाता है, बिजली बंद कर दी जाती है, लोग जो हैं जिंदगी उनकी अजीरन हो जाती है। बारिश में लोग ऐसा होता है कि सांस भी नहीं ले सकते हैं। ये सूरत हाल है। मेरे पास बार बार जो है, मैं आज दिन भर, कल भी, परसों भी, एक इलाके से जो है नेशनल हाईवे से जो है वो मतीन कम्प्लेक्स के लोग मुझे कॉलें करते रहे बेशुमार और कहते रहे सर हम पिछले 3 दिन से हमारे घर में बिजली नहीं है और हम जो है वो इस अजियत का शिकार हैं। पहले 6 घंटे की लोड शेडिंग होती थी, 12-12 घंटे रात को भी और दिन को भी नहीं होती है बिजली। लोग ख्वार हो रहे हैं, लोगों की ज़िंदगी हराम कर दी है इस के इलेक्ट्रिक ने। इस यही हाल है पूरे शहर के तमाम इलाकों का। जिन इलाकों के मैंने नाम लिए हैं वहाँ पर बिजली ख़त्म हो चुकी है, बिजली जो है वो बंद कर दी गई है। 500 फीडर ट्रिप कर चुके हैं ना। फिर क्या होगा? आपके पास फिर रहता क्या है? शहर के अंदर क्या होगा? शहर में लोगों की ज़िंदगी कैसे गुजरेगी? लोग किस तरह से अपने मामूलात हयात करेंगे? यार उनको हवा चाहिए, एक पंखा चाहिए, वो भी नहीं मिलेगा लोगों को।
और गर्मी इतनी ज़्यादा है। लगारी साहब, नामवर शायर और माहिर तालीम प्रोफेसर इनायत अली खान हैदराबाद में आज दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। उनकी शख्सियत के हवाले से आप क्या कहेंगे? बहुत बड़े आदमी थे, बहुत बड़े शायर थे, रोते हुए लोगों को हंसाना जानते थे। ऐसे हालात में जब लोग तरस जाते थे कि किस तरह से हमें हंसना है, लोगों को भूल जाता था। ऐसे जबर के हालात में जब लोगों को हंसी भूल जाती थी, जब लोग हंसना भूल जाते थे, तो प्रोफेसर इनायत अली खान लोगों के होंठों पर हंसी बखेरते थे। बड़े शायर थे, नो डाउट। और उन्होंने जो संजीदा शायरी की है वो भी कमाल की शायरी थी, जो शेर आपने अभी एक खबरों में पढ़ा है। और उसके बाद जो उनकी मज़ाहिया शायरी थी वो भी बहुत ही कमाल की थी। वो उस रिवायत के शायर थे जहाँ जो नज़ीर जो है वो अकबर इलाहाबादी से चलती हुई, दिलावर फिगार से होती हुई और प्रोफेसर इनायत अली खान तक आती थी। और ये अपने हमारे दौर के बड़े लोग, ज़मीर जाफरी, बड़े मज़ाह निगार, इस तरह के मज़ाह निगारों में प्रोफेसर इनायत अली खान थे। लेकिन एक बात और, इनके एक भाई हैं बिल्कुल उलट। अच्छा। उनकी शख्सियत डॉक्टर मुबारक अली पाकिस्तान में तारीख़ के सिक्का बंद इंसान हैं। हर तरह की, यानी तारीख़ जो मारूज़ी तारीख़ है, जो मौज़ूई तारीख़ है, जो जदलियाती तारीख़ है, जो तारीख़ी मटीरियलिज़म है, उसके ऊपर डॉक्टर मुबारक अली से अथॉरिटी कोई बड़ी नहीं है। एक भाई इस तरफ के थे और एक भाई इस तरफ के। मैं दायां हाथ यूँ कर रहा हूँ, इनायत अली खान इधर थे और मुबारक अली खान जो थे वो इस तरफ को थे, लेकिन कमाल, दोनों भाई कमाल। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका लगाई साहब आज के लिए। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।